डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लास में स्वागत है। आज वीडियो लेक्चर में आप द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.1 में दिए गए सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे कि कैसे हम प्रश्नावली 4.1 के सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये द्विघात समीकरण का चैप्टर नंबर 1 है 4.1। द्विघात समीकरण की शुरुआत प्रश्नावली 4.1 से होती है, तो 4.1 में दिए गए सभी क्वेश्चनों को हम सरल करना सीखेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसके पहले हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है और किसी हम समीकरण को द्विघात समीकरण कैसे कब कहेंगे, कैसे कहेंगे। आज हम सबसे पहले द्विघात समीकरण को समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समीकरण क्या होता है। समीकरण हम किसे कहेंगे? ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन, ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी एक मान से संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। अब ध्यान समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा x और इसके बराबर लगाया और यहाँ पर कुछ लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 2, तो ये आ गया आपका एक समीकरण। क्या बन गया? एक समीकरण। समानता मतलब ऐसे चर या अचर हो, एक चर हो एक अचर हो या चर चर हो, उनके बीच में इक्वल का बराबर का निशान लगा हो तो उनको हम कहेंगे समीकरण। लेकिन उसे समीकरण कब कहेंगे? जब वो चर के किसी विशिष्ट मान से संतुष्ट हो। विशिष्ट मान मतलब कोई एक ही मान होगा जिसको रखने से समीकरण संतुष्ट होगा। समीकरण संतुष्ट होना मतलब दोनों पक्ष बराबर होंगे। अब समीकरण, कोई भी समीकरण होगा तो उसमें दो पक्ष होंगे। इधर जो बाएं हाथ की तरफ होगा उसको हम कहेंगे LHS और जो दाएं हाथ की तरफ होगा उसको हम कहेंगे RHS। दाहिने हाथ की ओर वाले को RHS, बाएं हाथ की ओर वाले को LHS कहेंगे। हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे बायां पक्ष। क्या कहेंगे? बायां पक्ष। और अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको हम कहेंगे दायां पक्ष। इसका फुल फॉर्म है RHS मीन्स राइट हैंड साइड और LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष दायां पक्ष। तो अगर बायां पक्ष दायां पक्ष आपको क्लियर करना है तो क्या करना है? ऐसे अपने हाथ को करना, बाएं हाथ की तरफ जो पड़ेगा वो LHS होगा, दाहिने हाथ की तरफ जो पड़ेगा वो RHS होगा। और हर समीकरण में LHS RHS होगा, बिना LHS RHS के समीकरण नहीं बन सकता है। तो इस समीकरण में देखा जाए तो इधर जो है इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की ओर तो इसे हम कहेंगे LHS और जो दाएं ओर है दाहिने हाथ की ओर उसे हम कहेंगे RHS या हिंदी में कहें तो दायां पक्ष। आप इस यक्ष का कोई एक ही मान रख सकते हैं जिससे दोनों समीकरण दोनों पक्ष बराबर हो सकता है, यानी LHS का मान RHS के मान के बराबर हो सकता है। यदि हम यक्ष के स्थान पे 0 रखें तो क्या दोनों पक्ष बराबर हुए? नहीं हुए। यदि हम x के स्थान पर 1 रखें तो क्या दोनों पक्ष बराबर हुए? नहीं हुए। यदि हम x के बराबर 2 रखें तो क्या दोनों पक्ष बराबर हुए? तो हो गए। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी LHS RHS के बराबर है। इसके सिवाय आप कुछ भी रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो क्या दोनों पक्ष बराबर हुए? नहीं हुए। क्या आप -1 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे? नहीं होंगे। क्या -2 रखेंगे तो दोनों पक्ष बराबर होंगे? नहीं होंगे। यानी दुनिया का कोई भी नंबर आप रख देंगे तो इसके बराबर दोनों पक्ष बराबर नहीं होगा। एक ही संख्या, एक ही कोई नंबर होगी जिसको रख देने से दोनों पक्ष बराबर होंगे। तो ऐसा कंडीशन समीकरण का होता है। जब ऐसा हो तो उसे हम कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण। यानी जो उसमें चर है, चाहे x है, y है, ये है, a से लेकर z तक का कोई भी चर है जिसका वैल्यू रखा जाए और कोई एक ही मान, कोई अद्वितीय मान हो जिसको रखने से उसके दोनों पक्ष बराबर हो, LHS RHS बराबर हो, उसे हम कहेंगे समीकरण। क्या कहेंगे? समीकरण। ठीक, तो समीकरण आपको समझ में आ गया कि समीकरण किसे कहते हैं। ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के किसी विशिष्ट मान से संतुष्ट हो उसे समीकरण कहते हैं। यानी सरल भाषा में समझें
तो एक चर हो और एक अचर हो और उनके बीच में बराबर का निशान हो तो हम उसे समीकरण कहेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल टू 2, अब भी ये समीकरण है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल टू 2, तब भी ये समीकरण है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी x गुणे 4 करेंगे, इसका सरलतम रूप लिखेंगे तो बनेगा 4x इक्वल टू 2, तब भी ये समीकरण है। इसको हम लिख दें x बटे 4, तब भी ये समीकरण है। तो किसी भी तरह से लिखेंगे ये समीकरण है, ठीक है, ये समीकरण है। बराबर का निशान हो, एक चर हो एक अचर हो, उनके बीच में बराबर लगा हो। ऐसे में बहुत सारे चर भी हो सकते हैं और एक ही चर हो सकता है, दो भी चर हो सकते हैं और तीन भी चर हो सकते हैं। जैसे आपने इसके पहले पढ़ा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो उसमें दो चर थे। और इसमें हमें पढ़ना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसे कहेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समीकरण समझ में आ गया होगा कि समीकरण हम किसे कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि समीकरण को डिवाइड किया गया है, बताया गया है, वर्गीकृत किया गया है। समीकरण को घातों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जब समीकरण की अधिकतम घात 1 हो तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जब समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जब समीकरण की अधिकतम घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। और जब समीकरण की अधिकतम घात 4 हो तो उसे हम चतुर्घात समीकरण कहते हैं। इस तरह से घातों के आधार पर समीकरण का वर्गीकरण किया गया है। तो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में यानी प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ा और इस प्रश्नावली में हम द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। तो क्या यहाँ पर लिखे हुए समीकरण द्विघात समीकरण हैं? तो नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें किसी की भी घात 2 नहीं है। तो द्विघात समीकरण तभी कहेंगे जब उसकी अधिकतम घात 2 हो। यानी मैं यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? तो ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो कोई भी समीकरण हो यदि उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि उसकी अधिकतम घात देखना सबसे ज्यादा से ज्यादा बड़ा से बड़ा कौन है, अगर उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। यदि उसकी अधिकतम घात 1 है तो उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। यदि उसकी अधिकतम घात 3 है तो उसे हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। यदि उसकी अधिकतम घात 4 है तो उसे हम चतुर्घात समीकरण कहेंगे। इस प्रकार से 5 है तो पंचघात समीकरण। ऐसे हम उनका वर्गीकरण करते हुए जाएंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा कि ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो और 2 से ना कम हो, उसे हम कहेंगे द्विघात समीकरण। क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। अधिकतम घात मतलब बड़ी से बड़ी घात, सबसे अधिक घात जो होगा उसी को हम अधिकतम घात कहते हैं। और यदि उसकी अधिकतम घात 2 है तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक, तो आपने ये समझा कि समीकरण क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। अब डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यानी दुनिया का कोई भी द्विघात समीकरण होगा तो उसी रूप में ही लिखा जाएगा, उसी रूप में ही लिखा जाएगा। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? यहाँ पर देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जहां ध्यान रखिएगा ये बी और सी जो है ये बिलोंग और, ये और से बिलोंग करते हैं, यानी ये रियल नंबर है। और फॉर रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब पर में भी हो सकते हैं और अपर में भी हो सकते हैं, पर में भी हो सकते हैं और अपर में भी हो सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है कि कभी भी a का मान जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। यदि a का मान 0 हो गया तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक, तो आपको द्विघात समीकरण समझ में आ गया। द्विघात समीकरण का ये व्यापक रूप होता है, यानी दुनिया का कोई भी द्विघात समीकरण इसी रूप का होगा
जहां पर ए बी सी जो इसमें लिखे गए हैं ये रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी परमेय भी हो सकते हैं, अपरमेय भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, धनात्मक भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, कभी भी ए का मान 0 नहीं होगा। यदि ए का मान 0 हो गया तब फिर ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये बन जाएगा रैखिक समीकरण। ठीक, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब डियर फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.1 में सबसे पहले हमें इसी को पढ़ना है। ये कुछ समीकरण आपके सामने दिए गए हैं और इन समीकरणों को जांच करके बताना है कि क्या दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। और ये टोटल 8 समीकरण हैं और इनको जांच करना है, हल करना है, और हल करने के बाद ये बताना है कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक एक समीकरण को हम जांच करेंगे कि जो दिए गए समीकरण हैं वो द्विघात समीकरण हैं या नहीं है। तो टोटल 8 समीकरण दिए गए हैं और बारी बारी से एक एक समीकरण को जांच किया जाएगा कि ये समीकरण द्विघात है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए 1 को देखेंगे, हल डाल देंगे और हल डालने के बाद जो समीकरण है उसको लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और बराबर आपका है 2x माइनस 3। अब इस समीकरण को हमें विस्तृत रूप में लिखना है, यानी इसको हमें विस्तार करना, उसके बाद हम पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको देखिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ये कक्षा 6, 7, 8 की बातें हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो इस पे रखा जाए इसको, तो a में यानी x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुणे a मतलब x और गुणे b मतलब 1 और प्लस b स्क्वायर मानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर कीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 गुणे x हो जाएगा और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस 2 गुणे 3 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये देखिए 2 एक कम 2 और x 2x हो जाएगा। 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा माइनस 3 दूना 6। ठीक, अब इन सभी को हम पक्षांतर कर लेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 1 है 1 लिख दो और ये माइनस इधर आकर प्लस 6 बन जाएगा और इधर हो जाएगा 0। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा तो प्लस प्लस जोड़ लेंगे तो आपका हो जाएगा प्लस 7 और ये हो गया बराबर 0। अब इस समीकरण की अधिकतम घात देखा जाए कितनी है, तो इस समीकरण की अधिकतम घात 2 है, तो इसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे, यानी ये द्विघात समीकरण है। यानी यहां लिख देंगे अतः यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है तो है लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके सामने क्या है, इसको भी किया जाए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर डाल देंगे 2, डालेंगे हल डालने के बाद दिया गया समीकरण लिखेंगे, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर है माइनस 2 ब्रैकेट्स में और फिर ब्रैकेट्स में 3 माइनस x। इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें तो देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस गुणे माइनस माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस बन जाएगा 2x। ध्यान रखना, इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी हम प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस चिन्ह लगेगा, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा और माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो आपका प्लस चिन्ह लगेगा और माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो आपका माइनस चिन्ह लगेगा। ये इस बात को आपको याद रखना है। अब इनको भी पक्षांतर कर लिया जाए तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए माइनस 2x है
ये प्लस इधर लाएंगे तो -2x हो जाएगा, और ये माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6 बराबर 0। ठीक, अब ये भी आप ध्यान रख सकते हैं कि प्लस को आप पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, गुणे को ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, और भाग को ले जाएंगे तो गुणा हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। यानी प्लस उधर गया तो माइनस, उल्टा कर सकते हैं, माइनस इधर आएगा तो प्लस, माइनस गया तो प्लस, प्लस आया तो माइनस, गुणा गया तो भाग, भाग आएगा तो गुणा, भाग जाएगा तो गुणा, और गुणा आएगा तो भाग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इनको और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका सॉरी माइनस माइनस जुड़ेगा और माइनस चिन्ह लगाया जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2 2 4x। फिर देखिए यहाँ प्लस 6 है, 6 लिख देंगे बराबर 0। इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो चूंकि इसकी अधिकतम घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसा भी लिख सकते हैं, चूंकि इसकी अधिकतम घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं तीसरे की। तो यहाँ नंबर में डाल दे रहा हूं 3 और करेंगे हल। हल में क्या करेंगे, दिया हुआ समीकरण लिखेंगे, क्या लिखा है x-2 और फिर लिखा है x+1 बराबर लगा है x-1 और फिर लिखा है x+3। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपका है ये वाला, तो मैंने लिख दिया। अब इनका गुणा करेंगे तो आपको गुणा करना आता होगा। गुणा कैसे करेंगे, इस x को लेंगे इसमें गुणा करेंगे तो x गुणे x, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, x चक्कर में x हो जाएगा। अब इस -2 को लेंगे तो माइनस लग जाएगा और फिर हो जाएगा 2x। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस गुणे प्लस मैंने भी आपको बताया होगा, -2 एकम 2 बराबर। इसी तरह से इसको भी करेंगे, x का गुणा इसमें करेंगे तो x गुणे x, x स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा 3x, माइनस का करेंगे तो -x एकम x और प्लस गुणे माइनस तो हो जाएगा -3 एकम 3। ठीक है, आप ध्यान देना, इधर x स्क्वायर है इधर भी x स्क्वायर है, इसका चिन्ह प्लस है इसका भी चिन्ह प्लस है। ऐसे स्थिति में जब बराबर लगा हो तो वो दोनों आपस से कट जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस गुणे सॉरी प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 2 है इसलिए माइनस लगा देंगे, 2x में से x घटाएंगे तो x लिखेंगे और यहाँ पर -2 है -2 लिख देंगे। ठीक, बराबर। इसको भी सरल कर लेते हैं, 3x प्लस है और -x है, लाइक टर्म है यानी समान पद है तो घटेंगे, प्लस माइनस होगा तो घटेगा, जो चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 3 है इसलिए प्लस लग जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे आ जाएगा 2x और -3। ठीक, इसको चाहे तो आप और सरल कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए तो -x प्लस इधर आएगा -2x हो जाएगा, -2 है ये प्लस है इधर माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे हो जाएगा 3x, ये माइनस प्लस घटेगा, जो बड़ा है वो चिन्ह लगाएंगे, 3 बड़ा इसलिए प्लस लगाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बराबर 0। अब इस समीकरण को देखा जाए, क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो इस तरह से आप तीसरे को हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ 4 डालेंगे और उसके बाद लिख देंगे हल। हल करने के बाद समीकरण लिखेंगे x-3, फिर आपका है 2x+1, फिर बराबर है x ब्रैकेट में x+5। ठीक है, देखिए ये समीकरण है, तो इसको सरल करेंगे तो फिर यहाँ पर गुणा करेंगे तो x का गुणा इसमें करेंगे तो x गुणे 2x हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस लगा है प्लस लगाएंगे, x को x, यहाँ देखिए माइनस है यहाँ प्लस, प्लस गुणे माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना 6x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर। इसको देखिए x गुणे x, x स्क्वायर और प्लस 5 गुणे x 5x हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिएगा, इसको हम इधर ले आते हैं तो 2x है 2x स्क्वायर, ये प्लस है इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा,
ध्यान रखिएगा जो समान पद होंगे उनको साथ में लिखना, इससे आपको सरल करने में मदद मिलेगी, आप आसानी से उनको सरल कर पाएंगे। एक्स स्क्वायर ये दोनों समान पद है इसलिए मैंने इनको एक साथ कर लिया। इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, ये प्लस है ये माइनस, प्लस गुणे माइनस सॉरी प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 6 है इसलिए माइनस लगाएंगे, 6 में से 1 घटाएंगे आपका आ जाएगा 5x, और इधर भी देखिए 5x है, प्लस है इधर लाएंगे माइनस 5x हो जाएगा, और यहाँ -3 है, -3 बराबर 0 क्योंकि इधर अब कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचेगा तो 0। सरल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा कौन है 2 है, 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, और 1 नहीं लिखा जाता इसलिए लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, 5 5 हो जाएगा 10x, और -3 बराबर 0। अब ये बताइए क्या द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, लिखेंगे चूंकि इसकी अधिकतम घात 2 है अतः यह एक द्विघात समीकरण है, या ऐसा भी लिख सकते हैं यह एक द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो आप कई तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। ठीक, देखिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आप नंबर डालेंगे और हल डालेंगे, नंबर डालेंगे हल डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे 2x - 1, फिर लिखा है x - 3 बराबर है आपका x + 5, और फिर है x - 1। इनको हम सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे, इनका हम गुणा कर लेंगे, तो 2x गुणे x तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, आपको पता होगा 2x गुणे x, अचर पद का अचर पद में गुणा कर लेते हैं और चर के घातों को जोड़ लेते हैं, तो देखिए इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो जब गुणांक कुछ ना हो तो उसका गुणांक 1 होता है, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2, और इस x की घात 1 है, इस x की घात 1 है, जब घात ना लिखी हो तो उसकी घात 1 होती है, और घातों को जोड़कर उनको हम एक बार लिख देंगे तो x की घात हो जाएगी 2। ये है गुणा करने का तरीका, तो यहाँ पर आ गया 2x स्क्वायर। आगे समझेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दीजिए, यहाँ अचर पद 2 है और यहाँ 3 है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, इसमें x नहीं इसमें है तो x लिख देंगे। ठीक, अब इस माइनस को लेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस हो जाएगा x को x, यहाँ माइनस, माइनस गुणे माइनस प्लस बन जाएगा 3/3, और बराबर लगाएंगे, इसी तरह से इधर भी करेंगे, x गुणे x स्क्वायर, और फिर x का गुणा -1 में करेंगे तो -x आ जाएगा, प्लस लगा है प्लस लगा दीजिए, 5 गुणे x हो जाएगा 5x, प्लस है माइनस है तो माइनस लग जाएगा, प्लस गुणे माइनस -5 × 5। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर लेंगे। अब देखिए इस तरह से करने के बाद थोड़ा और सरल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, माइनस चिन्ह लगेगा 6 हो जाएगा 7x, और प्लस आपका 3, इसको देखेंगे x स्क्वायर, माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 5 है इसलिए प्लस लगा देंगे, 5 में से घटाएंगे 4x और -5। ठीक है, इसको और सरल करेंगे, इस x स्क्वायर को इधर लाएंगे, 4x को इधर लाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, तो 2x स्क्वायर, और इसको इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर, -7x, ये प्लस है -4x हो जाएगा, यहाँ पर +3 है, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा 5 बराबर यहाँ हो गया 0। ठीक, अब आगे समझेंगे, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर, एक प्लस हो एक माइनस हो तो घटाएंगे, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 2 है इसलिए प्लस लगेगा, और 2 में से घटाएंगे तो 1, और जब एक गुणांक हो तो नहीं लिखते हैं इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, जब चिन्ह माइनस माइनस हो तो जोड़ेंगे और चिन्ह भी माइनस का लगाएंगे, तो 7 और 4 हो जाएगा 11x, और फिर यहाँ देखिए प्लस प्लस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे प्लस का, 3 और 5 हो जाएगा 8 बराबर के 0। अब इसको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, तो जब किसी समीकरण की अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और डालेंगे
हल और हल डालने के बाद समीकरण को लिखेंगे। तो देखिए समीकरण यही है आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम सरल करेंगे, इधर वाले को जैसे है वैसे कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर एक्सपेंड करेंगे, विस्तार करेंगे। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर पे खोला जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस पे हम इसको एक्सपेंड करेंगे यानी खोलेंगे, विस्तार करेंगे। तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 गुणे a यानी x और गुणे b मतलब 2 और प्लस आपका b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 दूना 4x और प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, और इनको सरल किया जाए, इधर भी एक्स स्क्वायर है इधर भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों सेम है, जब दोनों प्लस हो तो कैंसिल कर दिए जाएंगे यानी कट गए। तो क्या बचा यहाँ पर बचा आपका 3x और यहाँ पर बचा है माइनस 4x, इधर लाएंगे तो प्लस 4x हो जाएगा। यहाँ पर बचा है प्लस 1 और यहाँ पर बचा है प्लस 4, इधर लाएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा और इधर हो गया 0। इनको और सरल करेंगे तो 3x 4x दोनों प्लस है, प्लस प्लस जुड़ेगा, प्लस चिन्ह लगाएंगे तो 3 और 4 हो जाएगा 7x, प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा उस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो हमारा बड़ा है 4 इसलिए माइनस लगा देंगे और 4 में से घटाएंगे 3 बराबर हो गया 0। अब इसको हम बताएंगे कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हम इनको आसानी से सरल कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इनको हम आसानी से सरल करके ये बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 डाल देंगे और उसके बाद हम डालेंगे हल और हल डालने के बाद दिया गया समीकरण लिखेंगे। क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब और इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम सरल करेंगे और सरल करने के बाद अभी हमको पता चलेगा ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो खोला जाए, यहाँ पर देखिए x प्लस 2 का होल क्यूब है, ये प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट्स में a प्लस v, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को और हम खोलेंगे तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले पर इसको रखा जाए तो क्या बनेगा, a क्यूब यानी x का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस आपका होगा 3 गुणे a, ये यानी x और यहाँ पर a स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा और गुणे b मतलब 2 और फिर प्लस लगाएंगे 3 गुणे a मतलब x और गुणे b मतलब 2, तो 2 का वर्ग है 2 का वर्ग कर देंगे और बराबर देखेंगे। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूं क्योंकि आगे आपको दिखाई नहीं देगा इसलिए यहाँ पर समझेंगे। इसको इसमें गुणा करेंगे तो 2x और x स्क्वायर तो ये बन जाएगा 2x क्यूब और माइनस आपका बन जाएगा 2x। ठीक, अब चलिए इस बात को और समझते हैं। यहाँ पर देखेंगे x क्यूब, यहां से मैं लिख रहा हूं आप ध्यान से समझेंगे, x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 बन जाएगा और यहाँ 3 गुना 6 प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर और यहाँ प्लस है प्लस लगा देंगे, 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तियाए 12x और ये बराबर है 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं, और सरल करेंगे तो सबको समान कर लेते हैं तो x क्यूब और इधर भी x क्यूब है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस 2x क्यूब। ठीक, आगे समझेंगे, इसको हम अंत में लिख लेंगे क्योंकि अचर पद प्रायः अंत में होता है।
इसको देखेंगे प्लस लिख देंगे 6x स्क्वायर और प्लस 12x, और यहाँ देखिए माइनस है तो बन जाएगा प्लस 2x और इक्वल टू नहीं भी सॉरी प्लस यहाँ पर 8 बाकी है, बराबर हम लिख देंगे 0। थोड़ा सरल करते हैं, प्लस माइनस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 2 है इसलिए माइनस लग जाएगा, 2 में से घटाएंगे 1 आएगा, 1 नहीं लिखते हैं, x क्यूब हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर, प्लस आपका देखिए प्लस प्लस जुड़ जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 12 2 14x और प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब इसको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी अधिकतम घात 3 है। ठीक, तो इस तरह से आप इनको हल करके बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 8 की कि क्वेश्चन 8 को हम कैसे सरल करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8, फिर मैंने लिख दिया हल, और हल लिखने के बाद समीकरण को लिखेंगे। समीकरण है x क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसको हम सरल करेंगे। इसको सरल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, जो पहले है वैसे ही लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको हमें खोलना है, इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो हम यहाँ लगाएंगे ये माइनस बी का होल क्यूब और ये माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट्स में ये माइनस बी। ठीक, इसको चाहे तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, इसमें भी लिख सकते हैं। तो इस समीकरण का विस्तार हम इस पर करेंगे, तो देखिए मैं इसको कर दे रहा हूं गायब। अब इस पे हम इसका विस्तार करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब और बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब और माइनस 3 गुणे ए मतलब एक्स, एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ ए स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर गुणे बी, बी मतलब 2, फिर प्लस लगाएंगे 3 गुणे ए मतलब एक्स और गुणे बी, बी मतलब 2 तो 2 का वर्ग। देखिए सेम इसी के अनुसार आपको चलना है और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन्स सर्वसमिका। ठीक, तो इसके आधार पर हमने इसको एक्सपेंड किया, विस्तार किया, खोला। ठीक, अब देखिए एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स, यहाँ पर सॉरी यहाँ स्क्वायर रहेगा, 4x स्क्वायर है अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर देखिए यहाँ पर 4x स्क्वायर है और प्लस 1 और इसको देखेंगे तो एक्स क्यूब ही रहेगा, इसका वर्ग करेंगे तो 8 हो जाएगा, सॉरी वर्ग नहीं करना है, क्यूब करना है, घन करना है। ठीक, यहाँ पर देखिए माइनस 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग 4, 4 3 12x। ठीक, आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ x क्यूब है, यहाँ भी x क्यूब है, दोनों सेम है, गुणांक भी सेम है, प्लस है, ऐसे स्थितियों में हम इनको इसे आराम से कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ देखेंगे माइनस 4x स्क्वायर है, यहाँ देखेंगे ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा 6x स्क्वायर, यहाँ माइनस x है माइनस x, यहाँ देखिए प्लस है इधर आएगा माइनस 12x हो जाएगा और यहाँ देखिए माइनस 8 है इधर आएगा प्लस 8 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। ठीक, और समझेंगे माइनस प्लस घटेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 6 है इसलिए प्लस लगाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ेगा, कौन सा चिन्ह लगाएंगे माइनस का, माइनस हो जाएगा आपका 12 1 13x और प्लस यहाँ हो जाएगा 8 बराबर के 0। अब इस समीकरण को हमें बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए 8 क्वेश्चंस को हम कैसे सरल करके ये बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी समीकरण को बता सकते हैं कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल करना सीखेंगे कि आप कैसे क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपके सामने प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया पहला क्वेश्चन है,
पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो भाषाएं लिखी गई है, जो क्वेश्चंस दिया गया है, जो स्थितियां दी गई हैं, उसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम आसानी से इनको व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लेकिन इसमें जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि आपको इसे केवल द्विघात समीकरण बना देना है बस। तो आप केवल इसका द्विघात समीकरण बना दीजिए, बस आपका वही आंसर होगा। ठीक, तो क्या करना है, हल डालना है, और हल डालने के बाद हम क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। ध्यान रखिएगा मानने का तरीका क्या है। यहाँ क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक, तो जिसका दुगना कहा जाए, जिसका आधा कहा जाए, जिससे अधिक कहा जाए, जिससे 10 गुना कहा जाए, 3 गुना कहा, आधा कहा जाए, कम कहा जाए, इनको ही मानते हैं जिससे कहा जाएगा। तो किससे कहा जा रहा है, चौड़ाई के दुगने से। तो हम क्या मानेंगे, चौड़ाई। क्या मानेंगे, चौड़ाई। तो मान लीजिए, माना आयताकार भूखंड, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, इसमें लिखा है कि ये मीटर में, ठीक है, x मीटर। माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर। ठीक, अब जब चौड़ाई मान ली है तो लंबाई निकल जाएगा। यहां पे लिखिए आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर लगाइए। क्या कह रहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी चौड़ाई का दुगना कर दिया जाए तो चौड़ाई x है, दुगना करेंगे तो 2x हो जाएगा। एक अधिक है यानी इसमें जोड़ दीजिए, तो आपको लंबाई पता चल गया। तो इस तरह से जिसका दुगना, आधा, कम, ज्यादा कहेगा उसी को हमें हमेशा मानना है। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई के दुगने से, तो चौड़ाई का दुगना करेंगे 2x हो जाएगा। एक अधिक है यानी एक जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जैसा प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है, यहां लिख दीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। ठीक है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, दुनिया का कोई भी चीज यदि वो आयत के रूप में है यानी आयताकार है, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। तो यानी यहां हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई, क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। और ये किसके होंगे, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई होंगे, ये बराबर हो जाएगा 528 वर्ग मीटर। या देखिए यहां पर हमें लंबाई और चौड़ाई रखना है, तो लंबाई आपका है 2x + 1 और गुणे चौड़ाई है x, बराबर 528 वर्ग मीटर। ठीक है, यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है, मीटर से मीटर, यहाँ भी आप मीटर लिख सकते हैं, यहाँ भी मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मीटर से मीटर आप लिखिए नहीं, बल्कि मीटर से मीटर गुणे मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर फिनिश हो जाएगा। ठीक, अब इनका गुणा कर देंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2x और प्लस हो जाएगा x, बराबर आपका 528 है, 528 इधर लगाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, 528 इधर हो गया बराबर 0। ये बन गया द्विघात समीकरण। इस तरह से आपको इनको द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है।
ठीक है, तो ये आपका बनकर तैयार हो गया द्विघात समीकरण। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में दिए गए क्वेश्चन नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए इसको क्या करना है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी जब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणा किया जा रहा है तो आपको 306 मिलता है। उन धनात्मक पूर्णांकों को बताना है, लेकिन हमें ऐसे स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हर डालेंगे और हर डालने के बाद मानेंगे, माना प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, प्रथम क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए x। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली, क्रम से आने वाली मतलब एक के बाद दो आता है, दो के बाद तीन आता है, तीन के बाद चार आता है, फिर पांच आता है, छह आता है। इस प्रकार से जो संख्याएं आती हैं उनको हम कहते हैं क्रमागत। सभी पॉजिटिव हैं इसलिए इनको हम क्रमागत पूर्णांक कहेंगे। तो अगर इनको ध्यान से आप समझेंगे तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी 1 और 2 के बीच डिफरेंस 1, 2 और 3 के बीच डिफरेंस 1, 4 और 5 के बीच डिफरेंस 1, यानी सभी के अंतर, सभी के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 है। और यदि हम एक हमें मिल जाए और यदि हम एक में एक जोड़ दे तो हमें दूसरा भी मिल जाएगा। अब जब 2 मिल गया तो 2 में हम एक जोड़ेंगे तो तीसरा भी मिल जाएगा, 3 में हम एक जोड़ेंगे तो चौथा भी मिल जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा द्वितीय होगा, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, द्वितीय क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वो हमारा होगा x प्लस 1, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। अगर हमें एक पता चल गया तो दूसरा भी पता चल जाएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह क्या रहा है कि दोनों का जब हम गुणा कर रहे हैं तो हमको 306 मिल रहा है, तो हम x और x प्लस 1 का गुणा कर लेंगे, हमको मिल जाएगा 306। गुणा किया जाए x गुणे x स्क्वायर प्लस x कम x और बराबर आपका हो जाएगा 306। इधर ले आएंगे तो x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा 306 और बराबर हो गया 0। हमें यही बनाना था और ये बन गया, यानी द्विघात समीकरण हमारा होगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। इस तरह से हमें द्विघात समीकरण बना लेना। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी, किससे, रोहन से। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, 3 साल बाद जब उनके आयु का गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की माँ जो है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हम किसकी आयु को मानेंगे, रोहन की आयु को। तो यहां मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। माना रोहन की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष। तो जब रोहन की वर्तमान आयु x है तो उनकी माँ की क्या हो जाएगी, यहां लिख देंगे रोहन के माँ की वर्तमान आयु, रोहन के माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 26 साल बड़ी, यानी x में 26 जोड़ देंगे कितना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, कह रहा 3 साल बाद, तो 3 साल बाद निकाल लिया जाए, यानी कि 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात क्या होगा, रोहन की आयु, रोहन की आयु जब भी पश्चात या बाद शब्द आए तो जोड़ा जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए आज कोई व्यक्ति, कोई लड़का 20 साल का है
तो 3 साल बाद कितने साल का हो जाएगा वो? 23 साल का, यानी 3 उसमें जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से यदि रोहन की उम्र x वर्ष है तो 3 साल बाद हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक है। इसी प्रकार से रोहन की माँ का भी आय हो जाएगा। रोहन के माँ की आय ये भी जुड़ जाएगा। x प्लस 26 था, प्लस इसमें और 3 जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 29 वर्ष। 29 वर्ष। ठीक है। प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न आप क्या कह रहा है? 3 साल बाद जब इनके जो आयु होगा उसका जब हम गुणा करेंगे तो हमें 306 मिलेगा, सॉरी 360 मिलेगा। तो 3 साल बाद इन दोनों की उम्र कितनी है? रोहन की है x प्लस 3 और रोहन की माँ का है x प्लस 29, और इन दोनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 360। कितना मिलेगा? 360। वहां पर देखिए लिखा हुआ है 360। गुणा किया जाए, x गुणे x, एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 29x, 3 का करेंगे तो प्लस हो जाएगा 3x, और प्लस 29 दिया 9 त्रिक 27 के साथ 3 दूना 6 2 8 87, और ये बराबर 360 है। आगे समझेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस प्लस जोड़ लेंगे, प्लस हो जाएगा 29 और 3 32x, ये प्लस 87 है, 87 ही रहेगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस 360 बराबर हो गया आपका 0। और देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस माइनस घटेंगे, कौन से चिन्ह लगाएंगे? जो बड़ा होगा, बड़ा आपका 360, इसके माइनस 360 में से 87 घटाएंगे तो 10 में से 7 गए 3 हो जाएगा, यहाँ हुआ 15, 15 में से 8 गए 7 हो जाएगा, और यहाँ आपका हुआ 273, और ये हो गया आपका द्विघात समीकरण। इस रूप को हमें बनाना था, हमें द्विघात समीकरण रूप बनाना था। तो इस तरह से हम इनको बना सकते हैं आसानी से, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार नहीं, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपका क्वेश्चन कोर्स है। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेंगे, हल डालेंगे, और हल डालने के बाद मानेंगे, माना रेलगाड़ी की समान चाल, माना रेलगाड़ी की समान चाल जो है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। दूरी कितना दिया है? दूरी आपका दिया है 480 किलोमीटर। हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर हम दूरी का मान रखेंगे, दूरी का मान है आपका 480 और चाल है x, यानी 480 बटे x आवर हो जाएगा। ठीक। अब कह रहा है यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो चाल कम कर दी जाए। तो यहां लिखेंगे चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी करने पर, तो कम कर दिया जाए तो हमको नई चाल मिलेगी। कम करना यानी घटाना है, तो नई चाल हमको क्या मिल जाएगी? चाल है हमारा x, तो नया चाल हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक। और दूरी हमारा वही है, दूरी हमारा कितना है? 480 किलोमीटर। फिर से हम समय निकालेंगे, तो समय निकाला जाए तो समय जो होगा फिर वही आपका होगा दूरी बटा चाल। दूरी है आपका 480, सॉरी 480 लिखना है आपको, 480 और बटे चाल कितना है? x माइनस 8, ये हो जाएगा आवर। ठीक। अब इस बात को यहां पर हम समझ लेते हैं।
यहाँ पर क्या है, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्न कह क्या रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। यानी जब समान चाल से जाएगा तो कितना समय लगेगा, कितना लगेगा, 480/x। और जब उसकी चाल कम कर दी जाएगी तो उसको समय लगेगा 480/x-8। ठीक है, बात ध्यान समझिएगा। लेकिन जो ध्यान समझना ये है कि जो ये समय लग रहा है इस समय से 3 घंटा अधिक लग रहा है, यहाँ लिखा है 3 घंटा अधिक। यानी अगर हम इन दोनों को बराबर करना चाहें तो इसमें हम 3 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। या तो हम इसमें 3 जोड़ दें या तो हम इसमें 3 घटा लें, तभी बराबर होगा, अन्यथा बराबर नहीं होगा। अब इसको हम सरल करते हैं तो इधर लिख देंगे 480/x और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 480/x-8 और बराबर ये प्लस इधर जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी 480 है, यहाँ भी 480 है, कॉमन ले लेते हैं 480। यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस यहाँ हो जाएगा 1/x-8 और ये बराबर -3। 480 को ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को बराबर करते हैं तो ये हो जाएगा x और फिर x-8। यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा x-8, तो यहाँ गुणा करेंगे तो -x हो जाएगा और यहाँ पर हम मझले ब्रैकेट्स का यूज करेंगे और ये बराबर हो गया -3। ठीक, इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आपका 8 0 0, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38 और यहाँ माइनस लगा देंगे बटे इसको देखिए x गुणे x² -8x और बराबर आपका है -3। ठीक, इसको थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। कैसी गुणा कर देंगे, इधर बचेगा 3840 और इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -3x² और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा 8 3 24x। सभी को इधर ले आते हैं तो प्लस है माइनस हो जाएगा 3x² प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो, प्लस है माइनस हो जाएगा 24x और माइनस होगा 3840 बराबर 0। सभी में 3 का भाग दे सकते हैं इसलिए 3 का भाग दे देंगे तो x² माइनस 8x और माइनस से हो जाएगा 3 × 3 × 6 आपका 8 3 24 0 बराबर, ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। x² माइनस 8x माइनस 1280 = 0 यानी x का वर्ग माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0, ये हमारा द्विघात समीकरण बनेगा और हमें द्विघात समीकरण के ही रूप में निरूपित करना था। तो इस तरह से हम इन सभी क्वेश्चंस को सरल करना सीखा कि कैसे हम प्रश्नावली 4.1 में दिए गए क्वेश्चंस को सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं पूरा वीडियो लेक्चर आपने देखा होगा और हर क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।